जो कि पाई चार्ट, ग्राफ और टेबल, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम एक खास टाइप को आज कवर करेंगे जो डिग्री और परसेंटेज वाले होते हैं। वो वाला पाई चार्ट, ग्राफ वाला जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। आपके सामने पीछे दिख रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन आता है और इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहले निर्देश में लिखा हुआ है, पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा किसी महीने में विभिन्न मदों पर किया गया व्यय तथा परिवार की बचत जो 8,000 रुपये है, पाई चार्ट का अध्ययन करें। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें, ऐसा लिखा होगा। और इसके नीचे 5 क्वेश्चन लिखे होंगे। यूपी पीईटी में एक ग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन, फिर दूसरे वाले ग्राफ के नीचे 5, फिर टेबल और चार्ट, इस तरह करके 25 क्वेश्चन की टोटल मैथ है, जिसमें से 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं और बाकी ग्राफ और टेबल में से 4 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के नीचे 5, हर निर्देश के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 25 नंबर की मैथ है, जिसमें से 5 अर्थमेटिक के और बाकी जो 20 है वो ग्राफ और टेबल और पाई चार्ट थे। सही है। तो देखिए आपके सामने ये ग्राफ दिया, इसको ध्यान से समझना है। भोजन पे खर्च हुआ कितना, 120 डिग्री। ये या तो परसेंटेज में होता है या तो डिग्री में होता है। फिलहाल ये वाला डिग्री में है। इसका ये मतलब हुआ कि भोजन पे 120 डिग्री, अन्य पे 45 डिग्री, शिक्षा पे 30 डिग्री, बचत पे 60 डिग्री और आवास पे 105 डिग्री पैसा इनका खर्च हुआ है। एक परिवार के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई जो डिग्री में बताई गई हैं। ये परसेंटेज में भी बताई जा सकती थी, तो चाहे आपको परसेंटेज में बताए या डिग्री में बताए। डिग्री में बताएगा तो ये पूरा सर्किल जो होता है ये 360 डिग्री का होगा। अगर ये परसेंटेज में बताएगा तो टोटल 100% का होगा। सही है। आपको देखो बताया क्या गया है कि परिवार की जो बचत है वो बचत कितनी है, 8,000 रुपये। इसका मतलब है कि जो 8,000 है वो किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है 8,000। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। आपको ये याद रखना है कि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपये। सही है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको देखो। पहले लिखा हुआ शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है। इसका मतलब है कि इस परिवार ने एक महीने में शिक्षा पे कितना रुपए खर्च किया है, ये आपको बताना है। आपको दिया गया था, देखो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपये। 8,000 क्या है, 8,000 रुपये, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि बचत जो 8,000 रुपये है, तो बचत कितनी डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 रुपये है। आपसे पूछा गया कि शिक्षा पे कितना खर्च किया, शिक्षा पे किया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। 60 का आधा 30 होता, तो 8 का आधा कितना लिख दो, 4,000 रुपये। यही प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। या तो ऐसे कर लो, या तो इसको कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि 8,000 रुपये जो है वो 60 की वैल्यू है, तो 60 नीचे लिख लो और जिसकी वैल्यू दी जाए बटे में उसकी वैल्यू लिखो और जिसकी पूछी जाए उसके डिग्री से गुणा करवा दो। जैसे जो 8,000 रुपये पता है ये क्या है, बचत है, तो बचत की जो डिग्री है उसको नीचे लिख लो और जो पूछा है शिक्षा के पूछा तो शिक्षा के 30 डिग्री है, 30 से इसमें क्या करो, गुणा करवा लो। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 30 से काटोगे 30 दूना 60 और 2 से काट दोगे 2 चौको 8। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो इस प्रश्न के अंदर कितना आएगा, 8,000 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 क्वेश्चन अभी आगे और बताएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, लिखा हुआ भोजन पर किया गया व्यय, भोजन पर किया गया व्यय का, भोजन पर किया गया व्यय का बचत से अनुपात क्या है, बचत से अनुपात क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि भोजन पर किया गया व्यय का बचत से अनुपात क्या है। तो भोजन पे कितना व्यय हुआ है, देखो भोजन पे हुआ है 120 डिग्री। अब आप 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के रुपए में यहाँ मत लिखिए, अनुपात पूछा है तो अनुपात कट ही जाना है। क्योंकि देखो यदि आप ऐसे कर देते, मान लो कि 8,000, अच्छा 8,000 तो टोटल नहीं था, मान लो आप 8,000 जो था किसकी वैल्यू थी, 60 डिग्री की वैल्यू थी, तो 60 नीचे लिखते और भोजन के अमाउंट निकालते कि भोजन पे कितना रुपए खर्च किया है, तो आप ऐसे गुणा करते, फिर अनुपात का निशान लगाते, फिर लिखते कि जो 8,000 है वो 60 डिग्री की वैल्यू है और पूछा है बचत से अनुपात, बचत कितनी है
ये 60 की वैल्यू थी तो 60 से गुणा करोगे तो ये 8000 तो ऐसे ही बन जाएगा। ये 60 डिग्री से 60 काट देंगे, ये 8000 से 8000 काट देंगे और दोनों गुणा करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0 से 0, 6 से काट देंगे 2 तो क्या बनेगा 2:1 बन जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको। अगर अनुपात में ही पूछा है तो सीधा डिग्री रख लो, क्यों वैल्यू रख रहे हो, क्योंकि कट ही जाना है वो। तो ऐसे नहीं करिएगा। करेंगे कैसे, देखो भोजन पर किया गया हुआ है तो देखो भोजन पे कितना डिग्री खर्च हुआ, 120 डिग्री तो 120 डिग्री लिख लो। और जो बचत है, बचत कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लो। दोनों का अनुपात पूछा है तो मूल वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, बस डिग्री की वैल्यू रख लो। ये डिग्री से डिग्री काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 का नम 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब है कि 2:1 के अनुपात में आएगा भोजन और बचत का जो रेशियो पूछा गया था। तो प्रश्न का उत्तर आएगा 2:1। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। तीन नंबर लिखा हुआ है, परिवार का महीने का कुल व्यय कितने रुपए है। परिवार का कुल व्यय कितना लिखा था, कुल व्यय, अच्छा कुल बचत है। परिवार का कुल व्यय महीने का कितना है, सही है, ठीक है। महीने का कितना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि परिवार का कुल व्यय महीने का कितना है। इसका ये मतलब है कि परिवार वाले महीने में कितना रुपए खर्च कर देते हैं। टोटल इनकम आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता क्या है कि जो 8000 रुपये है वो किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या गया है कि महीने में परिवार वाले कितना रुपए खर्च कर देते हैं। परिवार का कुल व्यय महीने का कितना, इसका मतलब महीने में कितना खर्च करेंगे ये आपको बताना है। तो देखो जो ये 8000 है ये तो 60 डिग्री की वैल्यू है, तो बटे में 60 लिख लिया है। आपसे पूछा गया है कि कितना खर्च किए, तो देखो भोजन पे खर्च किए 120 डिग्री, आवास पे खर्च किए 105 डिग्री, अन्य पे खर्च किए 45 डिग्री और शिक्षा पे खर्च किए हैं 30 डिग्री। और ये तो बचत है, तो बचत को नहीं लेना है, आपसे खर्च पूछा गया है कि महीने में कितना खर्च करते हैं परिवार वाले। तो इन सबको जोड़ दो, 100 200 और 30 20 50, 250 और 45 295, 295 5 कितना 300। तो 300 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये जान लेते हैं, तो गुणा में कितना लिख देते हैं 300। तो आप क्या करें, डिग्री से डिग्री काट दें, 0 से 0 काट दें, ये वाला 0 से, अरे ठीक कुछ भी काटो, ये 0 से ये 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 पंचे कितना 30 और 8 पन कितना 40। इसका मतलब है इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, महीने का परिवार वाले कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। 8000 जो वैल्यू थी वो 60 डिग्री की है। आपको 300 डिग्री की वैल्यू बतानी है, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा सर्कल है, उसमें से 60 डिग्री ये लोग बचा रहे हैं, इसका मतलब 300 डिग्री खर्च कर रहे हैं। या ऐसा करोगे 105 120 45 और 30 को जोड़ लोगे तब भी 300 डिग्री आ जाएगा। तो महीने में परिवार वाले लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। चार नंबर प्रश्न देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ भोजन पर आवास की तुलना में कितना अधिक धनराशि व्यय की गई है। तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है, ये बताना है आपको। देखो
क्वेश्चन लिखा हुआ कि भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है। तो देखो, भोजन पे खर्च हुआ 120 डिग्री और आवास पे खर्च हुआ 105 डिग्री, तो इसका मतलब भोजन पे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो यही बताना है आपको, भोजन पे आवास की तुलना में कितना ज़्यादा खर्च हुआ है। एक तरीका तो ये है कि आपका भोजन वाला अलग निकालें कि भोजन पे कितना रुपए खर्च हुआ, और आवास वाला अलग निकालें और दोनों को घटा लें। तो 2 बार क्यों करें, आप यहीं पर देख लें कि भोजन पे खर्च हुआ है 120 डिग्री और आवास पे खर्च हुआ है 105 डिग्री। इसका मतलब है कि भोजन पे 15 डिग्री ज़्यादा खर्च हुआ है। तो आप सीधा 15 डिग्री की वैल्यू निकाल दें। 8000 जो है रुपए है वो कितने डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू। ये हम लोग बार बार लिखेंगे 8000 रुपये जो 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि बचत है जो 8000 है। तो 8000 60 डिग्री की वैल्यू, आपको बताना है 15 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि भोजन पर आवास की तुलना में 15 डिग्री ज़्यादा खर्च हुआ है। तो वही हमको बताना है कितना ज़्यादा खर्च हुआ, इसे रुपए में बतानी है। डिग्री में तो 15 डिग्री ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन रुपए में बताएंगे तो कैसे, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू 8000 रुपये, तो 15 डिग्री की वैल्यू कितना, 15 से काट देंगे, डिग्री से डिग्री काट दिया, 15 से काटा 15 चौको 60 और 4 से काट देंगे। इसका मतलब है कि इनका जो भोजन पे है वो आवास की तुलना में 2000 रुपये ज़्यादा ये लोग काहे पे खर्च किए हैं, भोजन पे खर्च किए हैं। सही है। अगला देखेंगे 5वां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होते हैं ग्राफ में नीचे, इस ग्राफ का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिग्री वाले का। लिखा हुआ है शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय की गई है, व्यय की गई है। शिक्षा पे कितना पैसा खर्च हुआ है ये बताना है आपको। देखो 60 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर है, 8000 के बराबर। 60 डिग्री की वैल्यू 8000 बराबर। आपसे पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, शिक्षा का मतलब 30 डिग्री। क्या रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू पूछा है तो 8000 लिखो, बटे में लिखो 30 और गुणा में कितना कर दो, 60 कर दो। यदि ये क्वेश्चन हो चुका है तो ऐसा करते हैं कि शिक्षा की जगह पता क्या कर दो, शिक्षा की जगह कर देते हैं हम लोग अन्य, और यहां पे 30 की जगह क्या कर देते हैं फिर 45, ठीक है। 30 की जगह क्या कर देते हैं 45 डिग्री। तो अब यहां लिख देंगे 60 और गुणा काहे से कर देंगे 45। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए बदल दिया हमने। अन्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई है, तो 60 डिग्री की वैल्यू 8000 के बराबर, अन्य पे कितना खर्च हुआ 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000 बटे 60 गुणे 45। जीरो से ये वाला जीरो काट दो और इसको 6 से काट दो, 6 का नाम 6 7 8, कितने से कटेगा 2 से काट दे। देखो 2 तई 6 और 2 चौको कितना 8 और डबल जीरो ये 3 से इसको काट दो, 3 का नाम 3 और 3 बचे 15 और 15 चौको कितना 60, 15 चौको 60 कितना हो जाएगा, गलत हो गया क्या, हाँ कहीं तो गलत है। 2 तई 6 और 2 चौको 8 या डबल जीरो और फिर 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 और 3 बचे कितना 15 और 15 चौको 60, 60 के बाद डबल जीरो कितना आ जाएगा 6000। इसका मतलब अन्य पे कितना खर्च किए हैं 6000 रुपये। देखो आपको 60 डिग्री की वैल्यू 8000 पता थी, 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दिया तो कितना आ गया 6000। अगर आपसे शिक्षा पे पूछे तो 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, अन्य पे पूछे तो 45 डिग्री की, भोजन पे पूछे तो 120 डिग्री, आवास पे पूछे तो 105 डिग्री और बचत का तो दिया ही था। सही है। और टोटल व्यय आपको इसमें समझा दिया था डिग्री वाला। सही है। अब हम लोग अगला ग्राफ देखेंगे परसेंटेज वाला। अगला ग्राफ देखो आपके सामने दर्शाया गया है। निर्देश में लिखा हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540। इसका क्या मतलब है, एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, टोटल 540 अंक टोटल प्राप्त किए। उनमें से सब्जेक्ट कौन से थे, ये वाले 5 सब्जेक्ट थे, जिसमें से थी क्या, गणित थी, अंग्रेजी थी, हिंदी थी, विज्ञान थी और सामाजिक विज्ञान थी।
गणित में इनके 90 डिग्री अंक हैं, अंग्रेजी पे 55 डिग्री, हिंदी पे 70 डिग्री, विज्ञान पे 80 डिग्री और सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री है। आपको ग्राफ का अध्ययन करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और टोटल प्राप्तांक बताए गए हैं कि बच्चे को टोटल जो अंक मिले हैं वो 540 अंक टोटल मिले हैं। टोटल अंक कितने मिले हैं? 540। क्वेश्चन देखिए किस तरह किसमें आएंगे, एक एक करके देखें। लिखा हुआ है विद्यार्थी द्वारा किस परीक्षा में 105 अंक अर्जित किए गए हैं। कैसे बताएंगे? देखो, जो ये पूरा सर्किल होता है ये होता है कितने का? अगर परसेंटेज में है तो 100 और डिग्री में है तो 360। सही है। ये जो आपको दिया गया है टोटल इनके जो अंक हैं वो कितने हैं? 504 अंक। 504 अंक का मतलब कितना डिग्री है जानते हो? 360 डिग्री। क्योंकि हमको 105 अंक किस सब्जेक्ट में पाया है ये बताना है, विज्ञान में है कि हिंदी में है कि अंग्रेजी में है कि गणित में, सामाजिक विज्ञान में। आप कैसे बता पाएंगे? क्योंकि देखो ये सब चीज़ तो डिग्री में दिया है, लेकिन टोटल अंक आपको दिए हैं 540, यानी जो 540 है वो कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो 540 जो अंक हैं, 540 अंक कितने के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो आप बताइए कि 105 अंक कितने डिग्री के बराबर है? 105 अंक कितने डिग्री के बराबर है? तो आप क्या करेंगे? 360 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे कितना? 540 और गुणा कर देंगे 105 से। तो कितना डिग्री निकलेगा? जितना डिग्री निकलेगा देख लेंगे किस विषय का निकल रहा है, वो सब्जेक्ट में सबसे 105 नंबर उसके आए हुए होंगे। सही है। 0 से 0 काट दो, 9 चौको 36 और 9 छक 54 काट दो। और फिर कितने से काटे? 9 चौको 36, 9 छक 54, सही कटा है। फिर काट देते हैं इसको, देखो 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 और 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 35 दूना 70 डिग्री। इसका मतलब है 105 अंक का मतलब 70 डिग्री और 70 डिग्री इनके काहे में आए हैं? हिंदी में आए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? हिंदी आएगा, क्योंकि 105 नंबर ये हिंदी में पाए हैं। ये कैसे तय हुआ है? क्योंकि यदि 540 अंक का मतलब 360 डिग्री है तो 105 अंक का मतलब है 70 डिग्री। और इन 5 सब्जेक्टों में से देखो हिंदी में इनके 70 डिग्री नंबर आए, इसका मतलब है कि हिंदी में ये 105 नंबर पाए। और हमसे यही पूछा गया था कि किस विषय में इनके 105 नंबर हैं। तो किस विषय में है? हिंदी विषय में है। ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विज्ञान विषय के लिए ये तो पता ही था, विज्ञान विषय में विद्यार्थी के अंक कितने हैं? अंक कितने हैं ये बताना है आपको कि साइंस में कितने नंबर पाया हुआ है। 540 टोटल नंबर हैं। तो ये जो 540 है कितने के बराबर है? 540 है 360 डिग्री के बराबर। आपको बताना है इसके साइंस में कितने नंबर हैं। SCIENC, स्पेलिंग गलत लिख दी साइंस की, सही लिखी। साइंस में इनके कितने नंबर हैं ये जानना है तो काहे से गुणा कर दो। देखो क्योंकि साइंस में इनके कितने डिग्री नंबर? 80 डिग्री नंबर है। तो 540 360 के बराबर है, तो 80 डिग्री की वैल्यू जानेंगे तो ये डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 का 36, 4 दूना 8 और 9 छक 54 और 6 दूनी 12, 120 नंबर इनके हैं काहे में? साइंस में। 120 अंक है, डिग्री नहीं लगाना है।
120 अंक इनके आए साइंस में। हमसे पूछा गया साइंस में कितने नंबर आएंगे, 540 इनके टोटल नंबर है, जो कि 360 डिग्री की वैल्यू है। और साइंस में ये पाए हैं कितना, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 120 अंक आएंगे। इसका मतलब विद्यार्थी ने साइंस सब्जेक्ट में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 120 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। अगला है 3 नंबर प्रश्न, देखो इस क्वेश्चन के लिए। लिखा हुआ है विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। ये प्रश्न है, देखो पूछा गया है विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखिएगा 540 अंक हैं, जो कि 360 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि डिग्री में सब कुछ दिया है। पूछा क्या गया कि विद्यार्थी जो है हिंदी की तुलना में गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किया। तो देखो गणित में से कितने अंक हैं, 90 डिग्री है गणित में, और हिंदी में कितने, हिंदी में 70 डिग्री। तो देखो हिंदी में 70 डिग्री और गणित में 90 डिग्री, तो गणित में कितना ज़्यादा पाया हुआ है, 70, 80, 90, यानी गणित में हिंदी की तुलना में 20 डिग्री ज़्यादा पाया है। तो इसे 20 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, डिग्री से डिग्री काट दो, 0 से 0 काट दो, और इसके बाद 9 चौको 36, 9 छक 54, और 4 से काट देंगे 15 चौको 60, और 15 दूना 30। इसका मतलब है कि ये बच्चा गणित में हिंदी की तुलना में 30 अंक ज़्यादा लाया हुआ है। मतलब जितने अंक वो हिंदी में लाएगा उससे 30 अंक ज़्यादा उसके गणित में आए हुए हैं। सही है। चलिए अगला देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इस वाले में 4 ही प्रश्न है, ठीक है, ये लास्ट है इस वाले फिगर का। हालांकि एग्जाम में जो आएंगे एक के नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक चाहे ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे टेबल वाली हो। क्या लिखा है, अंग्रेजी में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए हैं। इंग्लिश में कितने नंबर है ये बताना है। इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे, जो 540 है, टोटल 360 के बराबर है। इंग्लिश में देख लो कितनी डिग्री नंबर है, 55 डिग्री नंबर। तो 55 से क्या करा लो, गुणा करा लो, 0 से 0 काट लो, 6 से काटो, 6 से 36, 6 9 का 54, और फिर कितने से काटे, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 2 से काट ले इसको, 2 से काट लोगे, 2 का 9, 2 पंचे 10, यानी 15 पचे 75 के 5 कैरी आ जाएगा 7, और 15 पचे फिर से 75 और 7 जोड़ लो कितना, 7 3 10, 2 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1, और 7 1 8, 82.5 अंक इनके काहे में आ गए हैं। गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। 15 पचे 75 की 5 कैरी 7, तो 15 पचे 75 और 5 5 10, 2 12 की 2, 7 1 8, 82.5 अंक इनके काहे में आए, इंग्लिश में, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। हमको लग रहा है कि ये 4 नंबर प्रश्न था, हमने 5 लिख दिया है। देख लेना शायद ये 4 ही था, ठीक है, 4 ही प्रश्न थे इस वाले में, तो आप इसको 4 कर लो, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी हो गया है। चलिए देखते हैं
देखिएगा अगला ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, लिखा हुआ पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट में किसी प्रकाशक के द्वारा एक पुस्तक को प्रकाशन में किया गया व्यय प्रदर्शित किया गया है। विविध पर जो व्यय है वो 1500 रुपये है, वो यहाँ पर दे दिया गया है आपको। छपाई पर 35% है, अभी तक डिग्री में था, परसेंटेज में हो गया। इसका मतलब है टोटल कितना परसेंट मान के चलना है? 100% मान के नहीं चलना, 100% ही मानना है। छपाई पर इन्होंने खर्च किया 35% और कागज पे खर्च किया 15%, विविध पे खर्च हुआ है 5% और रॉयल्टी जो टैक्स गया उनका 15%, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन पे खर्च हुआ है 18%, जिल्द साजी परिवहन इसका मतलब पैकिंग में गया है 12% और छपाई पे गया है, प्रिंटिंग पे गया है 35%। ये आपको सभी वे दर्शाए गए हैं, अलग अलग परसेंटेज में आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, पुस्तक की 500 प्रतियां छापी गई हो, विविध व्यय 1500 रुपये हो तथा प्रकाशक 25% का लाभ चाहता हो, तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो आपको बताया गया है कि 500 पुस्तकें छापी गई हैं और विविध पे जो व्यय हुआ है वो 1500 रुपये हुआ है। यदि प्रकाशक ये चाहता है कि हम 25% का लाभ कमा लें, तो एक पुस्तक पर कितना रुपए प्रिंट हो ये आपको बताना है। सही है, देखो 500 प्रतियां छापी गई हैं, इसको अभी मत देखो। 1500 रुपये जो इनका खर्च हुआ है ये काहे पे खर्च हुआ? विविध पे। और विविध कितना परसेंट? 5%। इसका मतलब है जो ये 1500 है ये कितने के बराबर है? 5% के बराबर है। यदि आपको ये जानना होता कि टोटल कितना रुपए इन्होंने खर्च किया है 500 पुस्तकों को बनाने में, तो आप इसको 100 से गुणा कर लेते तो टोटल इनका खर्च आ जाता। लेकिन टोटल खर्च नहीं जानना है, आपको जानना क्या है कि 25% ये लाभ लेके बेचना चाहते हैं। तो यदि आप यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने कितना पैसा खर्च किया है 500 किताबों को छपवाने में। लेकिन आपको ये 25% लाभ के साथ बेचना है, तो सीधा यहाँ पे 125 से कर लो गुणा। 5% की वैल्यू है 1500, तो 125 की वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये 500 पुस्तकें कितने रुपए में बेचना चाहते हैं। 5 से काट लोगे तो यहाँ हो जाएगा 5 नहीं 15 और इसको गुणा कर लोगे तो देखो 25 से कितना हो जाएगा 75, 3 तो 75 और 00 ये वाले। इसका मतलब है 37,500 रुपये की ये 500 किताबें बेच दें अगर, तो इनको लाभ हो जाएगा 25% का, क्योंकि हमने 125% की वैल्यू निकाली हुई है। तो 37,500 रुपये में जितना पैसा इन्होंने लगाया है उसके साथ साथ 25% एक्स्ट्रा भी आ गया है। अब आपको एक पुस्तक के MRP बताना है कि एक बुक की MRP क्या है। तो आपने 37,500 रुपये में 500 पुस्तकें बेचनी है। तो आप क्या कर लो, 37,500 बटे में लिख लो 500, तो इसका मतलब 00 से 00 काट दो, 5 से काट दो कितना 5 31, 5 7 35 और 35 36 37, 5 5 25 75 आ जाएगा। 500 पुस्तकें ही तो प्रिंट करवाई गई थी, 5000 प्रिंट करवाई गई थी। ठीक है, अगर देखो 500 पुस्तकें प्रिंट हुई हैं तो इसका मतलब है कि एक पुस्तक पे इन्हें कितना रुपए प्रिंट करना पड़ेगा। यदि वो एक पुस्तक 75 रुपए की बेच लें तो इनको 25% का लाभ हो जाएगा। सही है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, विज्ञापन पर किया गया व्यय कितने रुपए है। विज्ञापन पर किया गया व्यय कितना है। कितना है का मतलब रुपए में बताना है। एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया आपको ये बताना है। ठीक है, देखो आपको विविध में पता है 1500 रुपये खर्च हुआ है, तो 1500 लिखो और विविध है कितना 5%।
और आपसे पूछा गया कि विज्ञापन पे कितना रुपए खर्च हुआ, तो विज्ञापन कितना है 18% है। तो 18% की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। 5 से काटोगे 5 तई 15 डबल 0, 18 तई कितना हो जाएगा 54। इसका मतलब है 5400 रुपये इन्होंने खर्च किया काहे पे, विज्ञापन पे। बिल्कुल सिंपल था। 5% की वैल्यू 1500 रुपये, तो 18% की वैल्यू कितनी 5400 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन था इसलिए जल्दी से कर दिया। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 3 नंबर प्रश्न में लिखा गया है छपाई वे का रॉयल्टी टैक्स, मतलब रॉयल्टी से अनुपात है। देखो छपाई पे कितना परसेंट हुआ है, छपाई पे इन्होंने खर्च किया है 35%, तो यहाँ लिख दो 35%। और अनुपात बताना है किसके साथ, रॉयल्टी यानी टैक्स के साथ। तो रॉयल्टी कितनी 15%, यहाँ 15% लिख लो। मूल वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट में कट ही जाना है। तो जब भी अनुपात पूछे चाहे परसेंटेज में चाहे डिग्री में, सीधा रख के निकाल देना। 5 से काट देते, 5 तई 15 और 5 शते 35, यानी छपाई पर वे और रॉयल्टी पे जो वे का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 7:3 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला 4 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। लिखा हुआ है कागज पर किया गया व्यय कितने रुपए है। कागज पर किया गया व्यय कितने रुपए है, ये आपको बताना है कि कागज पे इनका कितना पैसा खर्च हो गया है। किताब को छपवाने से पहले मंगवाया गया है कागज की अमाउंट क्या है ना। देखो आपको फिर से वही लिखना है क्योंकि जो आपको बताया गया 1500 विविध और विविध की वैल्यू 5%। कुछ लोग 1% की वैल्यू निकाल के बाहर कर लेते पहले, ठीक है वैसा भी कर सकते हो। कागज पे कितना खर्च किए 15%। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 5 से काट दोगे 5 तई 15 और 15 दूना 30, 15 तई 45, 4500 रुपये जो इन्होंने क्या किया कागज पे खर्च किया। तो इस प्रश्न का आसानी से आंसर आ सकता है। जो परसेंटेज वाला पाई चार्ट होता है, जो डिग्री वाला होता है, ये बिल्कुल आसान होते हैं। थोड़ा सा टेबल और ग्राफ वाले थोड़ा सा समझने वाले हैं जो हम लोग सेकंड वाले पार्ट में जरूर समझेंगे, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है जल्दसाजी परिव्यय के लिए जल्दसाजी परिव्यय के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण का माप है। केंद्रीय कोण की माप है। ये क्या कह रहा है देखो जरा एक बार। कह रहा है जल्दसाजी परिव्यय के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण की माप क्या है। इसका मतलब है
ये जो 12% अगर ये डिग्री में बताया जाए तो कितना डिग्री बनेगा, जिल्द साजी परिव्यय का डिग्री में मान बताओ, जो कि 12% है। अब आप देखिए 100% पूरा सर्कल कितने का है, 100% का है, और 100% की वैल्यू कितने के बराबर है पूरा सर्कल, 360 डिग्री के बराबर। 100% की वैल्यू लेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। आपको बताना जिल्द साजी परिव्यय के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा इसके अंदर, यहाँ पे जो माप बताना है, इसका मतलब है 12% की वैल्यू बतानी। 100% की वैल्यू यदि 360 है तो आप 12% की वैल्यू निकाल दें तो पता चल जाएगा कि जिल्द साजी परिव्यय के लिए अंदर ही कोण जो या कौन से माप जो पूछे ना, ये माप निकल आएगा आसान से। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, ये अंदर त्रिज्य खंड, ठीक है, केंद्रीय कोण जो पूछा है। तो 360 लिखो और बटे में लिख लो 100 और गुणा कर लो कितने से, 12 से। ये 0 से 0 काट लो, 12 से गुणा कर दो कितना, 12 छंग 72 की 2 कैरी आ जाएगा 7, और 12 तय कितना 36, 6 6 12, 13 की 3, 12 छंग 72 कैरी आएगा 7, और 12 तय 36, 6 6 12, 13 की 3 कैरी आएगा 1, 3 1 4। गलत तो नहीं हो रहा है, 10 से भाग कर दोगे तो 43.2 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। एक बार हम आपसे मिला लेते हैं, सही है 43.2 डिग्री इसका जो है आंतरिक कोण आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये चीज़ परसेंटेज में ना लिखी जाती तो जिल्द साजी का जो परिव्यय का आंतरिक यहाँ पे कोण होता, यहाँ पे लिखना होता 43.2 डिग्री। सही है। क्वेश्चन इस तरह का, इसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। इस ग्राफ को अध्ययन करके आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे जो आपको बताने होंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या है वो पढ़ लेंगे। निर्देश में लिखा हुआ विभिन्न वर्षों में एक कंपनी द्वारा उर्वरकों का उत्पादन 10,000 टनों में दर्शाया गया है। उसके बाद आपको प्रश्नों का उत्तर बताना। इधर उत्पादन है और ये 10,000 टन में है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आगे तक होगा। इधर ईयर पड़े हैं 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, नीचे ईयर है और इधर उर्वरक है। 2000 जैसे 11 यहाँ दिख रहा है, 11 का मतलब यहाँ 25 लिखा है, इसका मतलब 25,000 टन जो उत्पादन कब हुआ 2011 में, उसी तरह 12 में हुआ 40,000 टन, उसी तरह हुआ है 2013 में 60,000 टन। ऐसा ही हुआ क्योंकि जो उत्पादन है वो काहे में 10,000 टन में, इसका मतलब इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 40,000 टन, 60,000 टन, 45,000 टन, 65,000 टन, 50,000 टन, 75,000 टन, 80,000 टन, इस तरह करके लिखा हुआ है डाटा। क्वेश्चन इस पे किस तरह आएंगे वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक ग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, यूपी पीईटी में भी और बाकी एग्जाम में फिर 2 या 3 या 4 जैसे भी होते होंगे वैसे आएंगे। तो देखिए इस ग्राफ पे आधारित पे जो पहला प्रश्न लिखा है वो आपके सामने क्या है, लिखा हुआ वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2004 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी आ गई। वर्ष 2013 वर्ष हम लोग यहाँ से देखेंगे। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आ गई है। तो देखो 2013 में कंपनी का जो उत्पादन था वो कितना था, 60,000 टन था, लेकिन आप किधर 60 रखो क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं। अगर अनुपातिक वैल्यू भी आपको पता है तो आप परसेंटेज और अनुपात में अगर आंसर बताना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे डाटा को सॉल्व करें। जैसे देखिए 2013 में 60 टन मान लो और 2014 में 45, तो देखो 60 से 45 उत्पादन हो गए तो उत्पादन में कमी आ गई है। पहले 60,000 टन था, हो गया 45,000 टन, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ देखो 15,000 टन का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि आप 65 से कितना कम कर दे तो कितना हो जाए 45 हो जाए, तो 45, 50, 10, 60, तो इसका मतलब है कितने का अंतर पड़ रहा है 15,000 टन का अंतर पड़ रहा है। तो 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के उर्वरक में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो पहले तो देखो कितना कम हो गया, यहाँ 60,000 टन, यहाँ 45,000 टन, तो 15,000 टन कम हुआ। किससे कम हुआ है, 60 से कम हुआ। और गुणा काहे से करना है, 100 से करना, क्योंकि आपको कमी तो बतानी है, लेकिन वो कमी बतानी काहे में है, कमी प्रतिशत में बतानी है। तो आप 100 से गुणा करेंगे इसके लिए। 15 से काटेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, और 4 से काटोगे तो 4 25 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 25% की कमी हुई है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखेंगे अब इसी जो है ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्रम से, 2, 3, 4 जो भी होंगे इसके नीचे क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है
दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ है। ये बताना है आपको। देखिएगा, आपको बताना है कितने वर्षों का जो उर्वरक उत्पादन है जो औसत उत्पादन से ज़्यादा उत्पादित किया है। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि औसत उत्पादन है कितना, और ये कैसे जानेंगे कि जो आपके सामने वर्ष दिए हैं 2011 से लेकर 2018 तक का औसत उत्पादन क्या है, ये निकालना पड़ेगा। और औसत उत्पादन निकलेगा कैसे? सभी उत्पादनों को जोड़ लो, जितने साल का है उतने से भाग कर दो, तो आपको औसत उत्पादन पता चल जाएगा। और आपको बताना है कितने ऐसे वर्ष हैं जिनका जो उत्पादन है वो औसत उत्पादन से ज़्यादा हुआ है ना। यही तो बोला कि औसत उत्पादन से अधिक हुआ, तो उसके लिए पहले आपको औसत उत्पादन पता होना चाहिए। औसत उत्पादन जानने के लिए करना क्या होगा, देखो ये 25 और उसके बाद ये 40 और 60, 45, फिर 60 और फिर 60 के बाद, अच्छा 60 नहीं था, 65 था ये। 45 के बाद कितना, 65, 25, 40, 60, 45, फिर 65 है, फिर 50 है, और 50 के बाद फिर कितना है, 75 है, और 75 के बाद कितना है, 80 है। यही है। इन सबको जोड़ लें और कितने वर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से कर लेते हैं इनको भाग। पहले इन सबको जोड़ लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 5 10 15, 15 5 20, कैरी कितना आ जाएगा, 2, 8 2 10 7 17, 17 18 19 20, 2 22, और 22 और 6 कितना, 28 29 30, 2 32, और 32 6 कितना, 32 6 38, 39 40 42 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 440 इनका योग बन जाएगा। और कितने वर्षों का है ये, 8 वर्षों का योग है। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, 440 को भाग कर देंगे 8 से, 8 45, 8 45, जो इनका एवरेज आ गया वो कितना आ गया, एवरेज आ गया 55। इसका मतलब है अब आप देख लो कि 2011 से लेके 2018 तक ऐसे कितने वर्ष हैं जिनका औसत उत्पादन 55 से ज़्यादा हो गया, उतने ही वर्ष हो जाएंगे। तो देखो 2011 का जो उत्पादन है वो 25 है, जो 55 से कम है, 40 भी 55 से कम है, एक 60, यानी एक 2013 हो जाएगा, एक 2015 हो जाएगा, एक 2017 हो जाएगा, एक 2018 हो जाएगा। हमने जिस पे टिक किया हुआ है इनका जो उत्पादन है औसत उत्पादन से ज़्यादा है। और ऐसे कितने साल हैं, 1 2 3 4, यानी 2013, 2015, 2017 और 2018 ऐसे वर्ष हैं जिनका उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाला। पहले निकाल लिया हमने सभी वर्षों का योग उत्पादन का। तो 8 वर्षों का ये औसत उत्पादन का योग है, तो इसको 8 से भाग करेंगे तो ये जो 55 आया है औसत उत्पादन आया है। तो हम क्या कर लिए, इसको 8 से भाग कर लिए तो औसत उत्पादन निकला 55। इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है 2011 से लेकर 2018 के बीच में ऐसे कितने वर्ष हैं जिनका जो उत्पादन है वो औसत उत्पादन से ज़्यादा है। तो हमने पाया कि 2013, 2015, 2017 और 2018, तो ऐसे 4 वर्ष हैं। तो आपको आंसर में क्या टिक करना होगा, 4 टिक करना होगा कि ऐसे 4 वर्ष हैं जिनका औसत उत्पादन से अधिक है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे अब क्या है इसका।
तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ऑप्शन है 2018, 2017, 2012 और 2013। ऑप्शन क्यों दिए हैं अभी हम आपको बता देंगे ये चीज़। देखो क्वेश्चन क्या है, समझो। किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कह रहा है कि इन 4 वर्षों में ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका जो उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ये आपको बताना है। तो ऐसे अगर आप चेक करोगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेक करने पड़ेंगे, 7 ईयर। और ऑप्शन में 4 दिए तो केवल 2018, 2017, 2012 और 2013 को चेक कर लो। इनमें से प्रतिशत में जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई होगी वही सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा तो यही गया है कि किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि की है। और 4 विकल्प दिए हैं तो 4 विकल्प में से ही एक सही होना है। तो हम लोग 2018, 2017, 2012 और 2013 केवल इन्हीं चारों को चेक कर लेते हैं। इन 4 वर्षों में जिस वर्ष में उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई होगी वही वाला सही हो जाएगा। इसके लिए देखो सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं 2000 कौन वाला, 18 वाला। 2018 आप देखिए 2018 में उत्पादन कितना हुआ, 80,000 टन। और उससे पहले वाले पिछले वर्ष में, इसका मतलब पिछला वर्ष कौन, 2017 में कितना उत्पादन हुआ, 75,000 टन। 75,000 टन से बढ़ के 80,000 टन हुआ। इसका मतलब केवल 5,000 टन की वृद्धि हुई है। हमको प्रतिशत में बताना तो 5,000 टन की वृद्धि हुई। और वृद्धि हुई कितने थे, 75 से बढ़ के 80 हुआ, तो बटे में क्या लिखेंगे, 75 गुणे में 100। यहाँ से निकल जाएगा कि 2018 में कितने की वृद्धि हुई, सही है, प्रतिशत में। उसके बाद कौन सा चेक कर लेते हैं, 2017। ऐसा हम ऑप्शन दे के कर रहे हैं, नहीं तो सारे चेक करने होंगे। 2017 में देखो 75,000 टन हुआ, जो कि 50 से बढ़ के 75 हुआ है। तो 50 में कितना जोड़े 75 हो जाए, 50, 60, 70, 25 आएगा। 25 बटे में कितना, 50। 50 बटे में क्यों आया, क्योंकि देखो 50 से बढ़ के 75 हुआ तो कितना बढ़ा है, 25। तो किससे बढ़ा है, 50 से बढ़ा है। और 2017 के बाद 2012, अभी इनको सॉल्व कर लेंगे। 2012 का देखेंगे तो 2012 में देखो 25 था 2011 में, और 25 से बढ़ के हो गया 40। तो कितना बढ़ गया है, 25, 5, 30, 10, 40। यहाँ बढ़ गया है कितना, 15,000 टन। और किससे बढ़ गया, 25 से बढ़ के 15, 25 से बढ़ के 40 हुआ था, इसका मतलब 15 बढ़ा है। और तो 2018 देखा, 17 देखा, 12 देखा, अगला 2013। ये मैं विकल्प से देख के बता रहा हूँ। अभी 2013 में देखो 60,000 टन का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष में 40,000 टन का उत्पादन हुआ था। तो कितना बढ़ गया, 40, 20 बढ़ गया। और किससे बढ़ गया, 40 से बढ़ गया। और गुणे में क्या कर लो, 100 कर लो। अभी देखो इसको काटोगे, 20 दूना 40 और 2 से काट दोगे तो यहाँ से तो आएगा 50% की वृद्धि 2013 में। हमको बताना इन चारों वर्ष में किसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वृद्धि हुई है। फिर देखो इसमें काट देंगे कितने से, 5 से काटो, 5 से 15 और 5 पच्चे 25 और 5 से काट दो कितना, 20 और 20 से कितना, 60% की वृद्धि हुई है। इसमें 50%, किसमें 60%, किसमें देखो 5 पच्चे 25 और यहाँ हो जाएगा 5 दहम 50। ये 0 से 0 काट दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50% की वृद्धि आ जाएगी। 2017 में 50%, 2013 में 50%, 2012 में 60%। इसमें काटोगे तो देखो कितने से कटेगा, 25 तेईस 75 और 25 चौको 100 और 5 चौको 20 बटे 3%। 20 बटे 3 का मतलब 6 करके जाएगा, 3 छंग 18, 6 सही, 2 बटे 3% की वृद्धि इसमें हो रही है। यही होगा। आपको बताना क्या था, देखो
किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई? 60% सबसे ज़्यादा बढ़ा। और ये किस साल में ऐसा हुआ है? 2012 में हो। तो इसका मतलब यहाँ से आपका विकल्प सी होगा, क्योंकि ये पहला विकल्प था, ये दूसरा विकल्प था, ये तीसरा विकल्प था और ये चौथा विकल्प था। तो तीसरा विकल्प सही होगा। 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। सही है। ऐसे चेक करना होगा। आप सारे ईयरों को नहीं चेक करेंगे, केवल 4 में चेक कर लेंगे, सही रहेगा। देखते हैं अगला 4 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। देखेंगे अगला चौथा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है वर्ष 2012 तथा 2013 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 2011, 2014 तथा 2016 के कुल उत्पादन का अनुपात क्या था? ये बताना है आपको। देखो इसमें क्या बताना था। लिखा हुआ वर्ष 2012 तथा 2013 के उर्वरकों के कुल उत्पादन। तो 2012 और 2013 देखो, 2012 में कितना 40,000 टन और 2013 में कितना 60,000 टन। तो एक तरफ इसको कर लिया। देखो यही तो लिखा था, वर्ष 2012 तथा 2013 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 2011, 14 और 16, 11, 14 और 16 के कुल उत्पादन से अनुपात क्या है। तो इसके बाद लिखते हैं 2000 कौन वाला 11 वाला, 11 का 25 लिखो और उसके बाद लिखो 14 का लिखते हैं 45 और उसके बाद लिखते हैं 2016 का कितना 50। इसका अनुपात बनाते 60-40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। देखो 50, 40, 90, 90, 110, 120 यहाँ से आ जाएगा। इनका अनुपात बनाना 0 से वाला 0 काट लो, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। इसका मतलब है अनुपात क्या बनेगा 5:6 का अनुपात बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा 5:6 आएगा। इस वाले ग्राफ के नीचे केवल 4 क्वेश्चन थे, लेकिन यूपी पीईटी में एक ग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद अब अगला ग्राफ देखेंगे। देखिएगा अगला ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। लिखा हुआ है कंपनी MNOP एवं Q द्वारा निर्मित कमीजों एवं पैंटों की संख्या। ये चार्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ कंपनियों के नाम है MNOPQ, ये कंपनी के नाम है। ये ऊपर डिसाइड कर दिया कि कंपनी है MNOP और Q। कितनी कंपनियां हैं ये 5 कंपनियां हैं MNOPQ। और ये कंपनियां बनाती क्या है कमीज और पैंट, शर्ट और पैंट। कमीज एवं पैंटों की जो संख्या है इधर दी गई है, देखो 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 12, 14, 16, 18 और 2000। ये इधर कमीजों की और पैंटों की संख्या है, उत्पादन की संख्या है। इसमें से कितनी कमीजें और कितनी पैंटें कैसे डिसाइड करेंगे अभी आगे बताएंगे आपको। जैसे कंपनी M को देखो तो कंपनी M ने कितने कपड़े बना दिए हैं 960। अब ये 960 में से कितनी पैंटें और कितनी शर्ट है ये अभी निकालना पड़ेगा। लेकिन कंपनी A का जो उत्पादन है वो 960 है
और N का जो उत्पादन है वो 1720 है, उसी तरह O का 1840 है और P का 1120 है और Q का 1600 है। इतने पीस तैयार हुए हैं। और आपको जो ये चार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये हम बोल रहे हैं, देखो कंपनी के नाम है MNOPQ। ये कमीज और पैंटों का ये अनुपात है 5:3, 24:19, 7:9, 3:5, 8:17। नहीं समझ में आ रहा क्या है? देखो जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उस क्वेश्चन को देखो तो समझ में आता है बात क्या है। कंपनी P द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या कितनी है, यानी कंपनी P ने कितनी शर्टें बनाई हैं, ये आप कैसे निकालोगे? पहले तो कंपनी P का देखो इसका उत्पादन कितना हुआ, तो कंपनी P का उत्पादन हुआ 1120। इसका मतलब है 1120 पीस कपड़ा बना, उसमें से कितने पैंट है और कितने शर्ट है ये तय करना पड़ेगा। और ये तय कैसे होगा? क्योंकि P कंपनी का जो उत्पादन का अनुपात है, देखो ये 3:5 का मतलब ये है कि अगर 5, 6, 7 अगर 8 पीस कपड़ा बनेगा तो उस 8 में से 3 शर्ट रहेंगे और 5 पैंट रहेंगी, यानी 3:5 के अनुपात में बनेगा शर्ट और पैंट। उसी तरह जैसे अभी M का देख लेते तो M में 5:3 के अनुपात में बनेंगे। इसका मतलब है यदि कंपनी ने 8 कपड़े बनाए हैं तो उनमें से 5 शर्ट बनाएगी और 3 पैंट बनाएगी। उसी तरह P वाली देखो 5, 3, 8 कपड़े बनाएगी तो वो 3 शर्ट और 5 पैंट बनाएगी। आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपनी P के द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या। तो पहले तो ये देखो कि कंपनी P कितने कपड़ा बनाए हुए, तो कंपनी P ने बनाए वो 1120। तो यहाँ लिख लो क्या 1120। 1120 अब क्या करो, देखो आपको बताना कमीजों की संख्या, तो कमीजों का अनुपात P में देखो कितना है 3 है, तो 3 ऊपर लिखो। और ये जो लिखा हुआ है P के उत्पादन 1120 टोटल है, आपको बताना कमीजों की संख्या, तो ये कमीजों की संख्या बतानी तो ये अनुपात ऊपर लिखो और दोनों को जोड़कर नीचे लिखो। नीचे कितना लिख दो 5, 3, 8, क्योंकि हम बता रहे ये कमीज और पैंट का क्या है जानते हो, कमीज और पैंट का ये अनुपात है, सही है। ये अनुपात दिया गया, ये कंपनी के नाम है MNOP और Q, सही है। देखो P का उत्पादन था 1120, उसमें से कमीजों की संख्या बतानी थी तो हमने 3 ऊपर लिखा और दोनों को जोड़ के 8 नीचे लिखा। यदि पैंटों की संख्या बतानी होती तो 5 ऊपर लिखते और दोनों को जोड़कर नीचे 8 लिखते, सही है। 8 से काट लेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, 8 ही का नाम 8, 9, 10, 11 और 8 चौक कितना 32 जीरो, और गुणा कितने से कर दो 3 से, 14 तय कितना 42, 420। इसका मतलब है कंपनी P ने कितनी शर्टें बना दी हैं 420। समझ गए हो बात? देखो हम दोहरा रहे हैं, समझ लो थोड़ा सा ग्राफ, जित लोगों नहीं देख पाते हो उनके लिए बता रहा हूं। कंपनी P ने 1120 कपड़े बनाए हुए, 1120 जो बने हुए उनमें से देखो कमीज और पैंट का रेशियो फिक्स है कि कितनी कमीज और कितनी पैंट बनाओगे, तो कंपनी P का जो रेशियो फिक्स है वो 3:5 का है। इसका मतलब अगर कंपनी में 5, 3, 8 कपड़े बनेंगे तो 8 में से 3 जो होंगे वो शर्ट होंगी और जो बची हुई 5 होंगी वो पैंट होंगी। समझ गए हो बात को? टोटल कपड़े बने कितने 1120, तो हमने 1120 में शर्ट की संख्या बतानी थी तो शर्ट वाला अनुपात ऊपर लिख दिया और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया 8। यदि हमसे अभी यही पूछा होता कि कंपनी P द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या बताओ, तो जहां पर 3 लिखा हुआ उस जगह पे हम 5 लिख रहे होते। तो कंपनी P ने कितनी शर्टें बनाई है 420 बनाई है, सही है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कंपनी N एवं P, कंपनी N एवं P द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या है। देखो इसका आंसर कैसे करेंगे आप लोग, देखो ध्यान से जरा। पूछा गया है आपसे
कि कंपनी एन एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। तो पहले कंपनी एन का देखो, कंपनी एन ने कितने कपड़े बनाए, एन का देखो, यहाँ से एन ने बनाए 1720, तो 1720 यहाँ लिख लो। कितना लिखना है, 1720। और बताने हैं आपको पैंट की संख्या। तो देखो पहले एन के पास आओ और एन के पास देखो कितने, क्या बताना, पैंट बताना। तो पैंट का अनुपात 19 है, तो 19 ऊपर लिखो और दोनों को जोड़ के 19 24 कितना, 20 30 40 3 43, 43 नीचे लिखो। इन के बाद कंपनी पी के बारे में देखना है, पी के कितना है देखो 1120, फिर से 1120 लिखो। और पैंट बतानी है तो पैंट के लिए क्या लिखो, देखो पी की पैंट का अनुपात कितना है 5 और नीचे कितना लिखना है 8 लिखना है। अभी काटा था तो कितना आया था 140, अब बुढ़ा काहे से कर लो 5 से 18 पंचे कितना, 14 पंचे कितना होता है 70, यानी 700 आएगा यहाँ से। यानी जो कंपनी पी है वो कितनी पैंट बनाता है, 700 पैंट बनाता है। कंपनी एन कितनी बनाता है, कितने से काट दिया जाए इसको, 43 का पहाड़ा 772 में करो, इकाई का अंक 3 है, 3 चौक 12, 4 चौक 16 17, ये पूरा कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, यानी 760 हो जाएगा। तो 760 पैंटें बना दी है कंपनी एन ने और 700 बना दी है कंपनी पी ने। हमने पूछा टोटल कितनी हो गई हैं, 7 7 1460 बनेगी हमारे हिसाब से। तो विकल्प में है 1460, सही है। तो कंपनी एन और कंपनी पी दोनों मिल के कितना पैंट बना देंगे, तो हम क्या कर लें 760 और प्लस में 700 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1460 पैंटें बन जाएगी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर। जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा बहुत कसा कसा लिख गया है, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा क्वालिटी बढ़ा के वीडियो की। फिर आपको 1460 इसका आंसर आया होगा। पूछा क्या गया था, कंपनी एन एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, देखो कंपनी एन का जो उत्पादन है वो कितना है, तो हमने देखा कंपनी एन का उत्पादन कितना है 1720 है, तो हमने लिखा यहाँ पे 1720। 1720 में से आपको पैंट की संख्या निकालनी, और पैंट और शर्ट का जो अनुपात है वो कितना है 24:19 का अनुपात है। पैंट की संख्या निकालनी थी तो 19 ऊपर लिखा और दोनों को जोड़ के 19 24 43 नीचे लिखा है। 43 से काटा है 4 बार में गया तो ये 40 गुणे 19 19 चौक 76 760। इसका मतलब कंपनी एन 760 पैंट बनाई हुई है और कंपनी पी ने कितना उत्पादन किया 1120, और उसमें से पैंटों की संख्या बतानी है। तो पी में देखो पैंटों का जो अनुपात है ये वाला 5 ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ के 5 3 8 नीचे लिखेंगे, 8 से काटेंगे हो जाएगा 140 और 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70 700, यानी कंपनी पी ने 700 पैंटें बनाई। हमने पूछा था कि कंपनी एन एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या कितनी, तो दोनों को जोड़ देंगे एन प्लस पी, तो कितना आ जाएगा 760 प्लस 700 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1460। इसका मतलब है कंपनी एन और कंपनी पी मिलकर टोटल कितने पैंट बना दिए हैं 1460 बना दिए हैं। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादन कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादन, उत्पादों लिखो, कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग क्या है। प्रतिशत में आंसर बताना है। देखो ये क्वेश्चन आसान है। लिखा हुआ है कि कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग बताना है। प्रतिशत में आंसर बताना हो और या अनुपात में बताना हो
यदि प्रतिशत और अनुपात में आंसर बताना है तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है कि आप पहले, अब देखो इसमें जैसे आपसे पूछा गया कि कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में से उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत बताओ। इसका ये मतलब है कि आप हमें ये बताओ कि कंपनी क्यू जो कमीज बनाई है वो टोटल उत्पादन के कितना प्रतिशत है। तो देखो आप, एक तरीका तो ये कि पहले आप यहाँ पर आओ, देखो क्यू ने कितना प्रोटेक्शन किया हुआ है, यहाँ देखो 16 से लिखो, और यहाँ से क्या करो, फिर यहाँ से कमीजों की संख्या निकालो, 8 बटे कितना करो 17, और 8 जोड़ लो इन दोनों को, 7 7 14, 15 की 5 कैरी आ जाएगा, एक 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। तो आप, तो एक तरीका तो ये कि आप यहाँ लिखते 1600 और फिर क्या करते यहाँ लिखते 8 और नीचे लिखते 25, और 25 से काटते 25 छक्का कितना 150, हाँ 25 छक्का 150, और 25 चौको 100, और गुणा कर देते 8 चौक 32 की 2 कैरी कितना आ जाएगा 3, और 8 छंग 48, 49 50, 502 लिखते कि 502 पीस का है कि है कमीज की, और टोटल उत्पादन कितना है 1600, और गुणा काहे से करना है 100 से, 00 से 00 काट दो, 16 से काटो कितना 16 दूना 32, सॉरी हाँ 16 दूना 32, 16 48 ना, 16 48, 49 50, और 16 दूना 32, 32% ऐसे निकाल देते। देखो कैसे किया, दोबारा समझो। कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में से उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग क्या है। टोटल उत्पादन कितना 1600, 1600 में से हमको कमीजों की संख्या जाननी थी, तो हमने क्या लिखा 8 लिखा, और दोनों को जोड़ के लिखा 8 और 17 हो जाएगा 25। तो ये जो 502 आया है, इसका मतलब 1600 में से 502 पीस क्या हैं शर्ट हैं। तो हमें यही तो बताना था कि जो शर्टों की संख्या टोटल उत्पादन का कितना परसेंट है। शर्टों की संख्या 502, टोटल उत्पादन कितना 1600 का कितना परसेंट, 100 से गुणा कर देंगे। एक तरीका तो ये था कि आप टोटल डिटेल में कर लें, लेकिन प्रतिशत में ही बताना है तो हम पूरा डाटा क्यों लेके चलें। आप सिर्फ इतना कर देते तब भी आंसर सही हो जाता कि देखो यहाँ अनुपात पता था आपको कमीज और पैंटों का, कंपनी क्यू का देख लिया, तो कंपनी क्यू ने कितनी शर्ट बनाई हुई है, तो आप लिख लो कंपनी क्यू ने 8 शर्ट बनाई हुई, कितने में से 17 और 8 में कितना हो जाएगा 25, 25 में से 8 शर्टें कंपनी किसने बनाई हुई हैं क्यू ने बनाई हुई। आपको बताना क्या था, इनका प्रतिशत बताना था, तो प्रतिशत के लिए आप काहे से गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 के टेबल से आप भाग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100, और 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो आप ऐसे भी इस प्रश्न का आंसर बता सकते थे, और आपको ऐसे ही करना है। यदि कोई भी आंसर आपसे प्रतिशत या रेशियो में पूछा गया है तो आप एक्चुअल वैल्यू को ना सॉल्व करके आप केवल अनुपातिक वैल्यू से भी उसका आंसर सही निकाल सकते हैं। सही है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है, के मध्य अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीज एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है। अब आपको पहले तो निकालो कंपनी एम के द्वारा निर्मित कमीज, तो कंपनी एम द्वारा कितनी कमीज बनाई गई, कंपनी एम ने कितनी चीज़ें बनाई, पहले देखो इनका 960, 960 में से निकालना क्या कमीज, तो देखो एम कमीज का अनुपात कितना 5, और 5 3 नीचे कितना लिख दो, दोनों को जोड़ के 5 3 8, 8 से भाग करो 12 8 96, और 12 पंचे कितना, इसका मतलब 6। तो ये 6 तो क्या आया है जानते हो,
ये 600 आया है कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, और उसके बाद आपको बताना है कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या। तो कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या जानने के लिए कंपनी पी का उत्पादन कितना है 1120, और बताना क्या है पैंटों की संख्या। तो पी वाले के पास आओ और पैंट का अनुपात देखो यहाँ कितना 5 ऊपर लिखो। अच्छा देखो यहाँ वाला 5 कहाँ से लाए थे, ये वाला 5 है क्योंकि हमको कमीजों की संख्या बतानी थी तो 5 ऊपर लिखा, दोनों को जोड़ के 8 नीचे लिखा है। तो कंपनी पी में पैंट की संख्या निकालनी थी तो कंपनी पी का उत्पादन लिख दिया 1120, और कंपनी पी में जो पैंट का अनुपात कितना था 5 था, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 हो जाएगा 8, और 8 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 गुणे में 5, और दोनों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 यानी 700। दोनों का रेशियो बनाने के लिए बोला था तो हम क्या कर देंगे 00 से 00 काट देंगे, 6:7 का अनुपात इस प्रश्न के एकदम सही उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? दोबारा बता दें एक बार, देखो कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, तो कंपनी एम का उत्पादन 960, उनकी कमीज की संख्या बतानी थी तो 5 ऊपर लिखा, दोनों को जोड़ के 5 3 8 नीचे लिखा, 8 से काटा 120, 5 से गुणा किया तो आया 600। यानी कंपनी जो एम है उसने कितनी शर्टें बना दी हैं 600, और कंपनी पी ने कितनी पैंटें बना दी, तो कंपनी पी का उत्पादन कितना 1120, और पैंटों का रेशियो कहाँ से देखोगे पी में देखोगे यहाँ 5, और दोनों को जोड़ के लिखोगे नीचे, सॉल्व करोगे 140 गुणे 5 आ जाएगा 700। इसका मतलब है कंपनी पी ने कितनी पैंटें बना दी 700, दोनों का रेशियो बताना था तो 600 अनुपात 700, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, 6 अनुपात 7 बचेगा, जो कि इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर आएगा, और सही उत्तर क्या आएगा इसका 6 अनुपात 7 आएगा। सही है। 5वां क्वेश्चन देखो है, देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कंपनी एम कामा ओ कामा क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या है। कंपनी एम ओ क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या है। देखो ये प्रश्न देखो लिखा हुआ है कंपनी एम कामा ओ कामा क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या, यानी तीनों कंपनियों ने मिलके जो उत्पादन किया है कमीजों का, इन तीनों कंपनियां कौन कौन कंपनी एम ओ और क्यू ने जो मिलके कमीजों का उत्पादन किया उसका औसत बताना है आपको। ठीक है सर, वाला मार्कर लो। देखो पहले देख लेते हैं कंपनी एम का, फिर देख लेते हैं कंपनी ओ का, फिर देख लेते हैं कंपनी क्यू का। कंपनी एम का उत्पादन यहां से देखो कितना 960, और बताना किसकी संख्या है कमीजों की संख्या। तो यहां से फिर से क्या लिखो कंपनी एम के लिए 5 ऊपर लिखो और 8 नीचे लिखो। फिर उसके बाद कंपनी ओ का देखो उत्पादन कितना 1840, और इसमें से भी क्या निकालना कमीजों की संख्या। तो कंपनी ओ में कमीजों का अनुपात कितना 7 ऊपर लिखो और कितना 16 नीचे लिख दो। कंपनी क्यू का देखो कितना 1600, और इससे भी क्या बतानी कमीजों की संख्या बतानी, तो यहाँ कितना लिखो 8 लिखो। अच्छा ये क्यू है और ये 8 है, दोनों में फर्क है ध्यान रखना, 8 और कितना 25 ना। इसको काटा था अभी हम लोगों ने, कितना आया था देखो 12 गुणे 5, तो आ गया था कितना देखो 12 पंचे 60, 600 यहाँ से आ जाएगा। ये कंपनी एम द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या है। इसको काटो 16 से, 16 का नाम 16 और 16 17 18, गलत हो गया क्या 7 9 7 16, कंपनी ओ 1840। ठीक है 16 का नाम 16 17 18, तो 24 में तो जाएगा नहीं, फिर 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 16 करना, फिर 16 जाएगा 17 18 19, 16 4 20 8,
गलत कर दिया क्या कहीं हमने इसको? 9 1 10, 10 6 16 ही तो होगा। अच्छा इस वाले को काटो, उसको देख रहे हैं। 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150, और 25 चौक को 100 गुणे में 8, 8 चौक कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 150 बचे कितना? 25 चौक को 100, 8 से करोगे 8 चौक 32। हाँ ठीक है, तो 8 चौक 32 कितना? 2 कैरी बचेगा 3, और 8 छंग 48, 49 50 51, 512 क्या हो जाएंगी? कंपनी क्यू द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या हो जाएगी। ये वाला कुछ गलत कर दिया क्या हमने? कंपनी एम क्यू, यहाँ ओ है, ओ का हो जाएगा 1840, और 16 का नम 16, 17 18 24, और 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 का नम 16, 4 4 8 हो जाएगा, और फिर 16 पंचे 80, ठीक है, और गुणा कर दो 7 से ना। 7 बचे कितना? 35 की 5 कैरी आ जाएगा 3, 7 का नम 7, 3 10 कैरी आ जाएगा, 7 का नम 7 1 8, 805 यहाँ से आ जाएगा। सही हो जाएगा। देखो कंपनी एम द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या 600, कंपनी ओ द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या 805, कंपनी क्यू द्वारा बनाई गई कमीजों की संख्या 812 आ गई है। इन सब का औसत बताना है, तो इन सब का औसत कैसे बताएंगे? जोड़ के भाग कर देते 3 से, क्योंकि 3 कंपनियां हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 6 7, नीचे लिखो 7, और फिर कितना हो जाएगा? 1, जोड़ रहे हैं इन तीनों को, और इसके बाद देखो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 4 14 5 कितना? 19, 1917 हो जाएगा। गलत तो नहीं जुड़ा? देखो 5 2 7 1, और 6 4 10 4 14, 14 5 कितना? 19, और भाग कितने से कर लो? 3 से कर लो। 3 छंग 18, और फिर 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9, 9 10 11, और 3 9 कितना? 27। तो आंसर कितना आ जाएगा? 639। इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, जो कि औसत बताना था। देख लो जरा कैसे आएगा। मैच कर गया ऑप्शन में। बताया गया था कंपनी एम कामा ओ कामा क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या? तो मैंने पहले कंपनी ए में बनी कमीजों की संख्या निकाली, 960 गुणे 5/8 तो 600 आया, फिर 1840 गुणे 7/16 805 आया, 1600 गुणे 8/25 किया तो आया 512। सबको जोड़ा क्योंकि एवरेज बताना था, तो एवरेज बराबर होता कुल योग बटे कुल संख्या। सबको जोड़ा तो आया कितना? 1917, और भाग कर दिया 3 से तो कितना आ जाएगा? 639, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सही है। आपके सामने ग्राफ बना हुआ, इसमें लिखा हुआ विविध कंपनियों की मांग और उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दे, ऐसा निर्देश में शुरुआत में लिखा हुआ होगा। यहाँ पर देखिए कंपनियों के नाम है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, और उसी तरह ई और एफ। ये कंपनियां हैं कितनी? 6 कंपनियां हैं जिनका नाम ए बी सी डी ई और एफ है। सही है। यहाँ पर देखिए इनका जो उत्पादन, जो इनके यूनिट है इधर दी हुई है, लाख में दी हुई है, 0 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000। जो वर्ग का सिंबल है वो मांग को दर्शाता है, जो त्रिभुज का है वो उत्पादन को दर्शाता है। जैसे कंपनी ए का देखो यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ और सामने लिखा हुआ 1450, इसका मतलब कंपनी ए का जो उत्पादन है वो कितना है? 1450, और ये काहे में? लाख टन में है, तो 1450 लाख टन है ये। और उसी तरह जो कंपनी ए की जो मांग है वो कितनी है? 2100 लाख टन है। सही है। तो देखिए इसमें प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कंपनी बी की मांग और डी के उत्पादन में क्या अनुपात है। बिल्कुल आसान से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कंपनी बी की मांग और डी के उत्पादन में क्या अनुपात है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी बी, और कंपनी बी की मांग क्या है? मांग जो वर्ग की आकृति है वो मांग को दर्शाती है। तो देखिए कंपनी बी का जो मांग है वो कितनी है? 3150। तो आप यहाँ कंपनी बी की मांग लिख देंगे पहले, बी की मांग, और अनुपात क्या करना है? डी का उत्पादन, ये बताना है। कंपनी बी की मांग हम लोगों ने देख ली कितनी है? 3150। और कंपनी डी का उत्पादन, तो कंपनी ये कौन सी? डी। यहाँ इसका उत्पादन कितना है? उत्पादन है देखो कितना? 4200।
तो यहाँ लिख लेंगे कितना 4200। लाख टन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाए क्योंकि अनुपात में बताना है। 0 से दोनों 0 काट देंगे, उसके बाद 5 से काट देंगे। देखो 5 छक्का 30 और 5 तेई 15। फिर देखो ये 5 8 कितना 40 और 5 चौको 20। अब कितने से काटे? 21 से काट दें। 21 चौक 84 और 21 तेई 63। क्या आंसर आएगा प्रश्न का? 3:4 का अनुपात आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है 3:4। कंपनी बी की मांग और डी के उत्पादन का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 3:4 आएगा। सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का क्या अनुपात है? देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ? दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है, ये बताना है आपको। आप पहले ऐसी कंपनी देखिए, उत्पादन से अधिक मांग है, यानी वो उत्पादन कम कर पा रहे हैं लेकिन उनकी मांग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनी देखिए, पहली कंपनी, क्योंकि देखिए इसकी मांग कितनी 2100 और इसका उत्पादन कितना 1450, तो इसकी जो मांग है उत्पादन से ज़्यादा, तो एक कंपनी ए है जिसकी जो मांग है उत्पादन से ज़्यादा है। दूसरी कंपनी कौन सी है? डी है। डी की देखिए मांग कितनी है 5000 और उत्पादन कितना है 4200। तो एक कंपनी डी और एक कंपनी ए, दो ऐसी कंपनी है जिनका जो उत्पादन से अधिक मांग है। तो दो कंपनियां ऐसी हैं जिनकी उत्पादन से अधिक इनका मांग है, और टोटल कंपनियां 6, तो दो कंपनियां अगर इधर आ गई तो बची हुई कितनी कंपनियां हैं? 4 कंपनियां बची हुई हैं, जिनमें क्या है और मांग से अधिक उत्पादन वाली कितनी कंपनियां? 4 कंपनियां। दोनों का अनुपात पूछा तो काट देंगे कितना 2 × 2 और 2 दूना 4। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 1:2 का अनुपात आ जाएगा। सही है। देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है आपके सामने। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कंपनी एफ का उत्पादन, कंपनी एफ का उत्पादन इसकी मांग से कितने प्रतिशत अधिक है? इसकी मांग से कितने प्रतिशत अधिक है? सही है। लिखा हुआ कंपनी एफ का जो उत्पादन है इसके मांग से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कंपनी एफ ये है और इसका जो मांग है वो कितनी है 3300, और इसका जो उत्पादन है वो कितना 45। इसका मतलब है इसने उत्पादन ज़्यादा कर लिया और इसकी मांग कम है। और हमसे पूछा क्या गया है कि कंपनी एफ का जो उत्पादन है, उत्पादन इकाई मांग से कितना अधिक है। तो देखो मांग कितनी है 3300, ये मांग है, और इनका उत्पादन कितना हो गया है देखो
उत्पादन हो गया 4500। पूछा गया था कंपनी एफ का जो उत्पादन है मांग से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो 33 तो इसकी मांग थी और इन्होंने उत्पादन कितना कर लिया 45, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 33 7 40 और 7 5 1200 ज़्यादा है। और हमको बताना है कितना प्रतिशत अधिक है, तो जब भी आपको वृद्धि बतानी है और वो भी प्रतिशत में बतानी है तो कितना अधिक है 1200 अधिक है, और किससे अधिक है 3300 से अधिक है। और गुणे में क्या कर लेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में जानना है तो परसेंटेज में बताने के लिए गुणा करना होता है, वो भी काहे से 100 से। ये 00 से 00 काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 चौक हो जाएगा 12 और 3 एक नम 3 3 एक नम 3, 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 400, और इसको भाग कितने से करना है 11 से। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 तई 33, क्योंकि 44 ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार 3 बार ले चलो, 11 तई हो जाएगा 33 और बचेगा कितना 7, और 0 उतार लोगे तो फिर 11 छः के कितना 66, और फिर कितना बचेगा 4, दशमलव लगा के 0 उतारोगे फिर आ जाएगा 11 तई कितना 33, और फिर बचेगा कितना 7, फिर ले जाओ 11 छः के 66, तो फिर कितना बच जाएगा देखो 66 घटा देंगे, अच्छा 11 छः के 66 यहाँ लिखेंगे ना, तो बचेगा फिर 4। इसका मतलब है 36.36% अधिक है। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 36.36 सही है। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, और इसमें 4 ही क्वेश्चन हैं। तो इस वाले ग्राफ का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यूपी पीईटी में एक ग्राफ के नीचे 5 प्रश्न आएंगे। इस वाले में फिलहाल 4 ही दिए हुए हैं हमारी बुक में, तो हम 4 ही आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न इसमें क्या लिखा है, लिखा हुआ है कंपनियों की औसत मांग कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन के बीच लगभग क्या अंतर है, लगभग क्या अंतर है। देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, बताना है कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन से लगभग कितना अंतर है, उत्पादन के बीच लगभग कितना अंतर है। तो पहले तो देखो आपको कंपनियों की औसत मांग देखनी है, और औसत मांग जानने के लिए पहले आपको मांग पता होनी चाहिए और इनकी मांग कितनी, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इनका मांग देख लेते हैं और फिर इनका उत्पादन देख लेते हैं। तो एक तरफ मांग है और एक तरफ उत्पादन है। मांग देखो पहले कितनी 2100 है पहले, और उसके बाद कितनी 3150 है, उसके बाद कितनी है 2600 है, और 2600 के बाद कितनी है 5000 है, और उसके बाद कितनी है 2800 है, और 2800 के बाद 3300। इन सबको जोड़ लेना है। पहले लिखो 0, फिर हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 8 2 10 6 16, और 16 17 18 19 की 9, गलत तो नहीं जुड़ा है, 5 6 7 और 6 4 10 4 14 15 16 17 18 19 की 9, कैरी आ जाएगा 1 3 2 5 5 5 10 10 5 15 15 16 17 1 18 18 950 हो जाएगा मांग का योग। इनका औसत जानना है तो कितनी कंपनियां 1 2 3 4 5 6 कंपनियां हैं, तो इनका औसत जानने के लिए इसको 6 से भाग कर लेना होगा। और उसके बाद उत्पादन वाला भी जोड़ना पड़ेगा। उत्पादन देखो पहले कितना है 1450, फिर कितना है 3660, और फिर कितना है 3100, 3100 के बाद है 4200, और 4200 के बाद है 3700, और 3700 के बाद है 4500 यानी 4500।
इसको जोड़ोगे 0, 6 4 10 11, कैरी आ जाएगा 1, 6 4 10, 6 4 10 और 10 5 15, 15 16 17 18 19 और 19 1 20 से 26 की 6, कैरी आएगा 2, गलत जुड़ गया है क्या? 6 5 11, कैरी आ जाएगा 1 और 7 7 3 10, 10 6 16, 16 4 20, 5 25 1 26, 26 की 6, कैरी 2 सही है। अभी कितना? 4 4 8, 8 8 8 8 2 10, 3 13, 14 15 16 17 18 19, 19 1 20। इसका औसत जानना, इसको भी 6 से भाग कर दो तो ये मांग का औसत हो जाएगा, ये उत्पादन का औसत हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर पूछा तो आपस में क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। इसको 6 से भाग कर लें। देखो पहले तो जाएगा 6 3 18, बचेगा 2, हो जाएगा 26, 6 3 18 19 20 हो जाएगा 26 और 6 चौको हो जाएगा 24, 25 26, बचेगा 2 और 1 और 6 3 18 19 20 21 और फिर 6 छंग 36, 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब 6 पंचे 30 है ना। तो ये औसत हो जाएगा काहेगा? उत्पादन का औसत। मांग का जानना है औसत तो इसको 6 से भाग करो। पहले तो जाएगा 6 3 18 और फिर 6 का नाम 6, 7 8 9 हो जाएगा 35 और 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा 6 पंचे 30 और हो जाएगा 50 और 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 8 48 ज़्यादा हो गया क्या? ये 0 5 6 4 10 4 14 15 16 17 18 19 की 9, कैरी 1, 3 2 5, 3 2 5 5 10 5 15 16 17 1 18, 6 से भाग करेंगे 6 3 18, 6 का नम 6, 7 8 9 35 हो जाएगा। फिर 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा 6 पंचे 30 और बचेगा फिर कितना? 50 और फिर 7 छंग 42, 7 छंग 42 होना तो यही चाहिए, 7 छंग 42 ही होना चाहिए। आठ सत्ते 56 ज़्यादा चला जाएगा। वैसे ये गड़बड़ हो गया क्या इसका योग? 18 950 योग आएगा तो 21 58, 6 8 48, अब सही हुआ है। 6 8 48 49 50 और फिर 6 8 48 49 50 फिर हो जाएगा 21 58 ही रहेगा। और लगभग में पूछा है तो दोनों को आपस में क्या कर लो? घटा लो। इनका अंतर पूछा गया तो घटा लेते हैं। देखो 34 तो 35, ये हो जाएगा उत्पादन का औसत 34 35 और घटाना कितने को है? 21 58 को घटा लो। यहाँ देखो आ जाएगा कितना कैरी? 15 और 15 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8 2 10, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 में से 5 चला जाएगा, 5 हो जाएगा 7 5 12 और यहाँ हो जाएगा कितना? 3 और 3 में से चला जाएगा 1 तो बचेगा 277। तो इनके दोनों के जो बीच का अंतर होगा वो कितना आ जाएगा? 277 आ जाएगा, जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस ग्राफ पे ऐसे 4 क्वेश्चन है जो ग्राफ के अध्ययन करने के बाद आपको इन चारों प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक है, देखेंगे अगला ग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। एक स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या, स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। 1 2 3 4 5 6 क्लास दी हुई है। पहली क्लास 1 है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास और छठी क्लास। 6 क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इधर जो 0 5 10 15 20 25 30 और 35 है, ये है विद्यार्थियों की संख्या सैकड़े में। इधर लिखा नहीं, इसको लिख लो। विद्यार्थियों की संख्या है ये, विद्यार्थियों की संख्या, और ये संख्या जो है वो काहे में है? सैकड़े में है। इसका ये मतलब है कि ये 5 नहीं है, 500 है, ये 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500 है, 3000 है, 3500। ये संख्या सैकड़े में इधर दी हुई है। इधर 3 क्लास है, देखो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी और पांचवी और छठी क्लास। 6 क्लास में
लड़के और लड़कियों की संख्या को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है और क्वेश्चन को समझना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत आसान सा ग्राफ है। क्वेश्चन इधर लिखा हुआ, इधर ग्राफ में देखेंगे और प्रश्न का आंसर बता देंगे। जैसा कि पहला प्रश्न में लिखा हुआ कि सभी छात्रों को मिलाकर पढ़ रही लड़कियों, सभी छात्र नहीं लिखा, सभी कक्षाओं लिखा है, सभी कक्षाओं में मिलकर पढ़ रही लड़कियों की लगभग औसत संख्या कितनी है। इसका मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी औसत संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। कक्षा 1 से लेकर 6 तक। देखो कक्षा 1 में कितनी लड़कियां हैं, 15। 15 का मतलब है 1500, लेकिन आप केवल 15 लिखेंगे ना, लास्ट में 100 से गुणा कर लेंगे। कक्षा 1 में 15 यानी 1500 लड़कियां। कक्षा 2 में कितनी है, 10 का मतलब देखो कितना, 1000 हो जाएगा। आप केवल 10 लिख लो केवल। कक्षा 3 में देखो कितनी है, 25 है, तो यहाँ 25 लिख लो। और उसके बाद कक्षा 3 के बाद कक्षा 4 में, अब ये वाला जो लिखा हुआ, ये वाला वर्ग बना हुआ है, देखो ना तो 20 वाली लाइन पे है ना तो 25 वाली लाइन पे, ये बीच पे है। तो 20 से ऊपर और 25 से नीचे बीच में कौन संख्या पड़ेगी, तो 22.5 बीचों बीच में पड़ेगी, 20 के बाद और 25 से पहले, है ना। तो ये 22.5 है, तो यहाँ पे 25 नहीं लिखना है, 22.5 लिखना है। और फिर कक्षा 5 में देखो कितनी लड़कियां हैं, तो फिर से 25 हैं। और कक्षा 6 में कितनी लड़कियां हैं, तो देखो ये भी बीच में है, 15 और 20 के बीच में क्या आएगा, 17.5। तो यहाँ कितना लिखोगे, 17.5 लिख दोगे। इनको जोड़ोगे तो देखो 5 5 हो जाएगा 10, कैरी आ जाएगा 1। और इसके बाद देखो 5 5 10, 10 5 15, और 15 गलत हो गया क्या, अच्छा ठीक है, 5 5 10 5 15 तो 17, और 17 7 कितना है 24, 24 1 25 की 5 दशमलव यहाँ कैरी आएगा 2 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 और 10 1 11, 115 आ जाए, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। 115 है, लेकिन ये सारा जो डाटा दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या सैकड़े में है, तो इसको काहे से गुणा कर लो, 100 से कर लो गुणा। इसका मतलब है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक पढ़ने वाली लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, 11,500। आप समझ पाए हम क्या किए हैं, सभी कक्षाओं में मिलाकर पढ़ रही लड़कियों की लगभग औसत संख्या कितनी है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी औसत संख्या बतानी है। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक टोटल लड़कियां हैं कितनी। तो हमने कक्षा 1 से उठाए लड़कियों का मतलब वर्ग वाला फिगर देखना है, तो 15 10 25 22.5 फिर 25 और उसके बाद फिर 17.5, सबको जोड़ा आया 115, लेकिन ये सैकड़े में संख्या 100 से गुणा कर लिया तो आया 11,500। इसका मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक टोटल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूल में, 11,500। बताना क्या है, इनका औसत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो टोटल कितनी क्लास में इतनी लड़कियां हैं, 11,500 लड़कियां टोटल 6 क्लासों में, 1 2 3 4 5 6 क्लास में, तो 6 से भाग कर दो तो लड़कियों की औसत संख्या आपको पता चल जाएगी। तो 6 से भाग कर दें इसको, देखो 6 का नाम कितना, 6 बचेगा कितना 5 और 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 अठे 48, 49 50, 6 9 का 54 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 9 का 54, फिर यहाँ बचेगा कितना 1 और हो जाएगा 6 का नाम कितना 6 और बचेगा फिर 40 और फिर 6 छंग 36। लगभग में पूछा है 1916.6 आएगा, तो या तो ऑप्शन में 1916 होगा या तो 1917 होगा, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा, क्योंकि अब 11,500 को 6 से भाग करना है तो 1916.6 आ रहा है और दशमलव के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है, तो आप लगभग में कितना मान लें 1917 मान लें, है ना, क्योंकि जानते हो कितना आएगा 1900 कितना बताए थे 1916.6 आ रहा है, तो इसको आप 1917 मान सकते हैं, क्योंकि हमसे लगभग में पूछा गया है तो लगभग में इसका आंसर बताना पड़ेगा 1917। एक बार हम देख लेते हैं सही कि नहीं सही, तो 1917 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 1916.6 आ रहा है तो लगभग में पूछा है, तो 1917 इस प्रश्न का सही आंसर बताना होगा। समझ गए हैं आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है,
दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कक्षा 6 में, हम लिख देते हैं पहले। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या, कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिलाकर पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिलाकर पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो देखो कक्षा 6, पहले हमने देखा कक्षा 6 ये, इसमें पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 15 है। ये 1500 है, लेकिन आप केवल 15 लिखिए क्योंकि आपको प्रतिशत में बताना है, तो आप जरूरी नहीं कि 100 से गुणा करें, तो आप यहाँ पे लिख लें 15। और बताना क्या है कि कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या के कितना परसेंट है। तो सभी कक्षाओं में टोटल कितने लड़के, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक की कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं ये आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले लिखो कितना, 10 और 15 के बीच में कितना आ जाएगा, 12.5। फिर उसके बाद लिखो 15, फिर उसके बाद लिखो 22.5, और फिर उसके बाद लिखो 20, फिर उसके बाद लिखो 22.5 और फिर लिखो 15। इन सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है आपको। जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15 की 5 कैरी आ जाएगा 1, और फिर 5 5 10 और 10 4 14, 15 16 17 की 7 कैरी आ जाएगा कितना, 1, और फिर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, एक जाएगा 107.5। यही तो पूछा गया था, कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो कक्षा 6 में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या 15 और सभी कक्षाओं में मिला के लड़कों पढ़ रहे की संख्या कितनी हो जाएगी, 107.5। आप 100 से गुणा करें या ना करें, क्योंकि प्रतिशत में अंतर बताना है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बटे में आप लिख लें कितना, 107.5, और गुणा काहे से कर लें, 100 से। ये दशमलव यहाँ से हटा है, ऊपर एक 0 हो जाएगा, उसके बाद काट दे 5 से, तो 25 से काट दो, 25 चौको हो जाएगा 100, और 25 चौको 100, और 25 से 75, 43 आ जाएगा। 43 किसी से कटेगा नहीं तो इसको गुणा कर दो, 15 चौक कितना होगा, 60, यानी 600 को आप भाग करो कितने से, 43 से। 43 से भाग करोगे तो 43 का पढ़ा कितनी बार जाएगा, 40 दूना 80 ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले तो एक ही बार ले चलो, एक ही बार ले जाओगे तो यहाँ बचेगा कितना, 7, और यहाँ कितना बचेगा, 1। सही है। और ये वाला 0 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा ये, 4 से 12, 4 चौक 16, हमको लग रहा है 4 बार चला जाना चाहिए। 4 से 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1, और 4 चौक 16 17, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले चलते हैं हम लोग इसको। पहले 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9, और 3 चौक कितना, 12, 129 हो जाएगा। 9 घटा लोगे बचेगा यहाँ 1, और यहाँ बचेगा 6 में से चला जाए कितना, 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 41, यानी 13। अभी दशमलव लगा के यहाँ 0 उतार लेंगे तो कितनी बार और जाएगा, 3 बार चला जाएगा। देखो 3 तरीका कितना, 9, और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। हमको लगता है ज़्यादा बार चला जाएगा, तो ये जाएगा 4 दहम्मा ज़्यादा हो जाएगा। हमको लग रहा है ये 4 दहम्मा 40 हो जाता है। 9 बार ले चले इसको, 9 त्रिक 27, 7 कैरी आ जाएगा 2, और 9 चौको 36, 37 38। हाँ ठीक है,
7 घटा लोगे यहाँ बच जाएगा 3 और 10 में से 2 चला जाएगा, बचेगा कितना? 10 में से चला जाएगा तो बचेगा 2, हो जाएगा 23। इसका मतलब 13.9% इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आएगा कि कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या के कितना परसेंट है? तो 13.9% इसका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि हमारे बुक में बिल्कुल सही मैच कर रहा है। 13.9 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न था, अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है कक्षा 5 में पढ़ रही लड़कियां, अरे भाई कक्षा 5 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के मिलाकर पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कक्षा 5 में पढ़ रही लड़कियों की जो संख्या है सभी कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है। क्लास किसमें? 5 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या। तो देखो कक्षा 5 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या कितनी है? 25। तो यहाँ आप लिख लो कितना? 25। और उसके बाद पूछ रहा है कि सभी कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की टोटल संख्या। विद्यार्थी का मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, तो जितने बिंदु हैं सबको जोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने लड़कों का एक तरफ जोड़ा था और लड़कियों का एक तरफ जोड़ा था, जिसमें एक योग आया था पहले 115 और दूसरा आया था 107.5, यही आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें हमने लड़कियों की संख्या और लड़कों की टोटल संख्या अलग अलग जोड़ी थी। तो एक बार कितना आया था? एक बार आया था 115। ये 115 क्या है? कक्षा 1 से लेकर के कहाँ तक? कक्षा 6 तक पढ़ रही किसकी संख्या? लड़कियों की टोटल संख्या। और लड़कों की टोटल संख्या भी हम लोग कितनी निकाले थे? 107.5। ये इससे पहले वाले दोनों में जोड़े थे, इस वजह से हम दोबारा इसको नहीं जोड़ रहे हैं। ये 115 जो लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक की सभी कक्षाओं में मिला के टोटल जितनी लड़कियों की संख्या वो कितनी है? 115 था। तो उसी तरह देखो, और लड़कों का पता था कितना? 107.5। तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितना? 7, 5, 12 की 2 कैरी आ जाएगी, यहाँ 2 यहाँ 2, 222.5 आ जाएगा। और पूछा क्या गया था? कक्षा 5 में पढ़ रही सभी लड़कियों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो नीचे लिख दो कुल विद्यार्थियों की संख्या 222.5 गुणे में 100। अब अगर आप दोनों तरफ नीचे ऊपर 100 से गुणा करोगे तो आंसर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप ऐसा ना करें, सिर्फ दशमलव हटा के ऊपर 0 लगा ले और 25 का पहाड़ा पढ़ दे। तो 25 से करने में कितना हो जाएगा? 25। और 25 से अगर इसको काट दे तो 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200 और 25 9 ये 225। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 ये और 10 से गुणा कर दोगे हो जाएगा 1000 और इसको भाग कर दो कितने से? 89 से। इससे भाग करोगे पहले एक ही बार जाएगा 89, तो यहाँ बचेगा कितना? देखो 10 में से 1 जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 9 में से, यहाँ हो जाएगा 110। 2 बार ये फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक ही बार ले जाना पड़ेगा। और हमसे पूछा गया कुल कितना प्रतिशत है।
फिर से इसको हम लोग ले चलते हैं, एक ही बार जाएगा तो फिर से यहाँ लिख लो 89 और फिर यहाँ कितना बचेगा 10 में से 1 जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2। दशमलव लगा के 0 लगाओगे 11 दशमलव कुछ आएगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या आंसर बता सकते हैं 11% आपको आंसर बताना होगा इस प्रश्न का। सही है। 1000 को 89 से भाग करोगे तो 11 दशमलव कुछ आएगा और लगभग में बताना है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है, तो 11 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 11% टिक कर लेंगे। सही है। ये वाला जो योग 115 था ये पहले क्वेश्चन में हमने जोड़ लिया था, इस वजह से हमने सीधा लिख दिया है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने लड़कों की टोटल संख्या जोड़ ली थी 107.5, इसलिए हमने इसको सीधा लिख लिया है। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि कहाँ है, तो आप पहले और दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 115 और 107.5 हमने कहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए चौथा नंबर प्रश्न लिखा है आपके सामने, कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों से क्रमशः क्या अनुपात है, क्रमशः क्या अनुपात है, यही बताना है आपको। देखो कक्षा किसमें 4 में, कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। तो हम देख लेंगे पहले कक्षा 4 में पढ़ रहे किसकी संख्या, लड़कों की संख्या। कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या कितनी है 20, तो यहाँ लिख लो आप। और उसके बाद क्या कहा गया, कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या, तो कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या कितनी है 12.5 है ना, का अनुपात क्या है 12.5। यहाँ से अनुपात हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर इसको काट देंगे कितने से 5 से, तो 5 चौको 20 और 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, और फिर 5 से काट दोगे 5 8 40 और 5 पच्चे 25, तो 8:5 हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर आ जाना चाहिए। गलत हुआ कहीं, कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या, अच्छा ठीक है लड़कियों की संख्या ये है, वर्ग वाला है लड़कियों की संख्या ना, तो इसको सही करो। लड़कियों की संख्या कितनी लिखनी पड़ेगी 15 लिखनी पड़ेगी ना। बीस अनुपात 15 बनेगा। एक बार दोबारा देख लो, कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या, तो कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या कितनी है 20, तो हमने 20 लिख दिया, 100 से गुणा करोगे तो ये 2000 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएंगे, इस वजह से हमने गुणा नहीं किया है। तो कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या यहाँ से देख लिया मैंने कितनी 20, और कक्षा 1 में पढ़ रहे लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या 15 है, जो हमने गलत कर दिया था ना। अब इसको 5 से काट दोगे तो 5 चौको 20 और 5 3 15, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना बताना है आपको 4:3 बताना है। सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक 5वां क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो इसी वक्त। आने वाले एग्जाम जो 28 और 29 को होने पीईटी वाले, उनमें एक ग्राफ या एक टेबल के नीचे 5 प्रश्न आएंगे। 5वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कक्षा 3 में पढ़ रहे, कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या
और कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात है। क्रमशः क्या अनुपात है? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है कि कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है। इसका मतलब ये है कि देखो कक्षा 3, तो कक्षा 3 में देखो पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, 22.5 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी, 25। अब 22.5 ये मत सोचिएगा आधा लड़का गए थे, आधा नहीं है वो। ये जो डाटा है ये अनुपातिक में दिया है, सैकड़े में दिया है। इसका मतलब 22.5 का मतलब 100 से गुणा करके बनाएंगे तो वैल्यू एग्जैक्ट बनेगी, है ना। तो देखो कक्षा 3 में पढ़ रहे टोटल विद्यार्थियों की संख्या जानना है तो 22.5 और उसके बाद 25। ये कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की टोटल संख्या बनेगी। 100 से गुणा कर लेंगे, लेकिन अनुपात में बताना है तो गुणा नहीं करेंगे। और फिर कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 20 और 22.5। 20 और 22.5, 20 और 22.5 ये कक्षा 4 का हो जाएगा। दोनों को जोड़ के इनका रेशियो बना देना है। ये हो जाएगा 0.5 और 5, 6, 7 और 4। फिर इधर देखोगे 0.5, 2 और 4। ये दशमलव से दशमलव हटा दो, 5 से काट दो, कितनी बार में जाएगा देखो, 5 9 45, 5 6 7 और 5 बचे कितना, 25। और फिर 5 से काट दो, 5 8 40 और 5 बचे 25। सही है। और फिर कितने से काटे, फिर से 5 से काट दें, 5 एक नम 5 और 5 9 45 और फिर 5 से काट दें, 5 एक नम 5 और 5 7 35। अब ये कटेगा नहीं तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा, 19:17 के अनुपात में इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 19:17 के अनुपात में बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझाने में सक्षम रहे होंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगता है और आपको